दोस्तों, डीआरडीओ के प्रमुख डॉक्टर वी समीर कामत ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हमें इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी में एक बड़ी सफलता मिल गई है, लेकिन रक्षा मंत्रालय यानी कि एमओडी की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए कोई ऑफिशियल फंडिंग नहीं दी गई है। हाल ही में आपने देखा होगा कि जब डीआरडीओ ने अपने स्क्रैमजेट को 1000 सेकंड तक सफलतापूर्वक चलाया था, और यही टेक्नोलॉजी मिसाइल को मैक 5 स्पीड से उड़ने में मदद करती है। इसीलिए दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी मजबूत तकनीकी सफलता है भारत की, जिससे कि भारत रशिया, चाइना और अमेरिका जैसे देशों के बराबरी पर खड़ा हो गया। मतलब साफ है कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग नहीं देना मतलब यानी कि ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली शुरू नहीं किया गया है। इसीलिए डीआरडीओ ये उम्मीद कर रहा है कि भारत सरकार को जल्द से जल्द इस स्क्रैमजेट को एक पूरी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में बदलने के लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी देनी होगी। एक्चुअली दोस्तों, लेट लतीफ हमारे प्रोग्राम शुरू से चलते आए हैं, तो ये सब चीजें होना लाजमी है, लेकिन जब हम इतनी महत्वपूर्ण सफलता को अचीव कर चुके हैं तो फिर क्यों नहीं इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं इसके लिए फंडिंग दी जानी चाहिए, ये सोचने वाली बात है। वहीं दोस्तों, भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस ने पेरिस एयर शो के दौरान अपने FWD LM-01 लॉइटरिंग म्यूनिशंस को पेश किया है। इसका वजन 6 किलोग्राम का है और ये 2 किलोग्राम का वॉरहेड अपने साथ कैरी कर सकता है। फ्लाइट टाइम है इसका 1.5 घंटे का। विंग स्पैन 2 मीटर का है, रेंज 100 किलोमीटर है और 5 मिनट से भी कम में इसे तैयार किया जा सकता है और ये 17,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। और इसकी सबसे खास विशेषता है इसकी ऑटोनोमस टारगेटिंग और नेविगेशन की क्षमता। बाकायदा इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर्स लगाए गए हैं, यानी कि दिन या रात दोनों समय ये रियल टाइम वीडियो भेज सकता है, ठीक निशाना भी साध सकता है। हल्का और पोर्टेबल भी है, तेजी से जैसे मैंने कहा कि लॉन्च किया जा सकता है। और भारतीय स्टार्टअप्स की ये उपलब्धि ये दिखाती है कि भारत अब दुनिया के टॉप डिफेंस प्लेटफॉर्म्स में शामिल हो रहा है। वहीं दोस्तों, अग्नि 5 को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल भारत अपनी अग्नि 5 मिसाइल का एक नया कन्वेंशनल वेरिएंट विकसित करना शुरू कर चुका है, जिसमें कि 7.5 टन यानी कि 7.5 टन का भारी वॉरहेड लगा होगा, लेकिन ये बिना परमाणु हथियार की होगी। आपको मालूम ही है कि अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM है, रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है और ये परमाणु हमला करने में सक्षम है। और जो बदलाव किए जा रहे हैं अग्नि 5 में, जैसे कि मैंने बताया कि इस नई वेरिएंट में न्यूक्लियर नहीं होगा, लेकिन ये कन्वेंशनल अटैक कर सकती है। हालांकि इसकी रेंज को घटा दिया गया है, मतलब इस नई वेरिएंट की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक होगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 7.5 टन का वॉरहेड दोस्तों काफी भारी होता है, इसलिए दोस्तों वजन को भी देखते हुए इसकी रेंज को घटाया गया है। लेकिन इसका बड़ा फायदा भारत को मिलेगा, जिससे कि भारत तेजी से कन्वेंशनल स्ट्राइक कर सकता है। इवन इसके जरिए भारत दुश्मनों के कमांड सेंटर्स, एयरबेस, हथियार डिपो और बंकरों पर हमला कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडो पैसिफिक जैसे क्षेत्र में इसका इस्तेमाल आसानी से हो पाएगा। अग्नि 5 की जो तकनीकी विशेषताएं हैं वो तो इसमें बनी रहेंगी, जैसे कि 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन, प्रिसीजन गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम, स्पीड और सटीक हमला करने वाली क्षमता। दोस्तों, इसमें 2 खास तरीके के वॉरहेड लगे होंगे। पहला एयर ब्रस्ट यानी कि टारगेट के ऊपर फटकर झटके की ताकत से एक बड़ा क्षेत्र तबाह कर देगी। मतलब इसके जरिए भारत दुश्मनों के गोदाम, उनके एयरबेस, कमांड सेंटर को खत्म कर सकता है। और इसका दूसरा वॉरहेड बंकर बस्टर होगा, जो जमीन में 80 से 100 मीटर नीचे छिपे बंकरों को भेदने में सक्षम होगा। यहाँ पर कुल मिलाकर आप ये समझिए कि भारत अब सिर्फ न्यूक्लियर डिफेंस नहीं बल्कि कन्वेंशनल मिसाइल स्ट्राइक की क्षमता को भी बढ़ा रहा है। ऐसे हथियारों के जरिए भारत दुश्मनों को बिना परमाणु युद्ध के कड़ी चेतावनी भी दे सकता है और बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, वैसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, डीआरडीओ ने Su-30 MKI के पायलटों के लिए एक लाइट वेट इंटीग्रेटेड एयर क्रू हेलमेट तैयार किया है और अब इस एयर क्रू हेलमेट को भारत सरकार की तरफ से एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी गई है। और इस लाइट वेट इंटीग्रेटेड एयर क्रू हेलमेट को डीआरडीओ की लैब और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने मिलकर बनाया है। इस हेलमेट की काफी खास खूबियां भी हैं, जैसे कि हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम यानी कि HMDS। पायलट को हेलमेट पर ही टारगेट और डेटा की जानकारी मिलती है इससे, और इससे दूर से ही टारगेट को लॉक करना भी आसान होता है। इवन इसमें RT सिस्टम भी है, यानी कि रेडियो टेलीफोनी, मतलब हेलमेट में ही कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जिससे पायलट ग्राउंड और दूसरे एयरक्राफ्ट से बिल्कुल क्लियर बातचीत कर सकता है। इवन इसमें डुअल वाइजर सिस्टम लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि सूरज की रोशनी और उड़ान के दौरान होने वाले झटकों से आंखों की सुरक्षा होती है। और लंबे मिशन में पायलट को थकान नहीं होती। हेलमेट में एडजस्टेबल पैड्स, एयर कप, चिन स्ट्रैप और इवन नैप पैड भी दिया गया है। और यही नहीं दोस्तों, किसी भी आपातकालीन स्थिति में पायलट की सिर की सुरक्षा भी हेलमेट कर सकता है। और यही वजह है कि अब भारत अपने इस कटिंग एज हेलमेट को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट ऑब्वियस सी बातें बढ़ेगा और ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भारत की जो भागीदारी है वो भी इसके जरिए बढ़ेगी, जिससे कि दुनिया भर के जो एयर फोर्सेस हैं उनकी सुरक्षा और ताकत भी बढ़ेगी। दोस्तों, डीआरडीओ अब अपनी हैवी वेट टॉर्पीडोज को नई टेक्नोलॉजी से लैस करने की योजना बना रहा है और इन टॉर्पीडोज में 2 खास तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला BLDC मोटर डिजाइन यानी कि ब्रशलेस DC मोटर, और दूसरा है एडवांस नैनो मटेरियल्स। और ये जो हैवी वेट टॉर्पीडोज होते हैं ये पानी के अंदर चलने वाले हथियार हैं, जो कि दुश्मनों की पनडुब्बियों और इवन जहाजों को नीचे से मार गिराते हैं। ये टॉर्पीडो बड़े
भारी और काफी खतरनाक होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्णास्त्र को आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो BLDC यानी कि ब्रशलेस डीसी मोटर है, ये एक ऐसी मोटर है जिसमें किसी भी तरीके का ब्रश नहीं होता, जिसकी वजह से ये ज्यादा शांत रहती हैं, पावरफुल होती हैं और लंबे समय तक बिना खराब हुए चल सकती हैं। इसके जरिए टॉर्पीडो दुश्मन के सोनार से छिपकर हमला भी कर सकती है। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि इसमें एडवांस्ड नैनो मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब ये जो नैनो मटेरियल्स होते हैं वो काफी हल्के, मजबूत और टिकाऊ होते हैं, जिससे कि टॉर्पीडो का वेट भी कम होगा, रफ्तार बढ़ेगी, मारक क्षमता बढ़ेगी और वो गहराई में और ज्यादा समय तक रह सकेगा। इवन DRDO टॉर्पीडो के AI बेस्ड गाइडेंस सिस्टम पर भी काम कर रहा है, जिससे कि ये अपने टारगेट को खुद पहचान कर निशाना बना सके। मतलब साफ है कि अब भारतीय नौसेना की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी इस टेक्नोलॉजी से, और भारतीय नौसेना समुद्र के नीचे और भी खतरनाक हो जाएगी। वहीं दोस्तों AMCA फाइटर जेट को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अब ये कहा जा रहा है कि इस फाइटर जेट को बनाने के लिए किस राज्य में फैक्ट्री तैयार की जाएगी, यानी कि कौन सा राज्य AMCA फैक्ट्री की मेजबानी करेगा। हालांकि इसे लेकर एक बड़ी रेस शुरू हो चुकी है। यहाँ पर कौन कौन से जो स्टेट्स हैं जो इस मुकाबले में है, जो कि AMCA की मेजबानी करेंगे, उसमें पहला है बेंगलुरु, दूसरा है नासिक, तीसरा कोयम्बटूर, चौथा लखनऊ उत्तर प्रदेश और पांचवा हैदराबाद तेलंगाना। यहाँ पर दोस्तों जिस भी किसी राज्य में ये फैक्ट्री बनती है वहां ऑब्वियस सी बात है रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इवन GST और टैक्स से भी भारी आमदनी होगी और छोटी बड़ी कंपनियां पास में प्लांट खोलेंगी, पूरा एरोस्पेस इकोसिस्टम भी बन जाएगा। हालांकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि नासिक में मौजूद जो HAL का प्लांट है उसे अपग्रेड करने से बड़ी बचत हो सकती है, लेकिन लखनऊ, कोयम्बटूर और हैदराबाद जैसी जो नई जगह हैं वहां पर स्केलेबिलिटी और भविष्य के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, जिससे कि अधिक संख्या में AMCA का डेवलपमेंट किया जा सकता है। हालांकि फैसला अगले कुछ सालों में लिया जा सकता है कि AMCA को बनाने के लिए कौन सा राज्य फैक्ट्री की मेजबानी करेगा, क्योंकि दोस्तों HAL और प्राइवेट सेक्टर का जो कंसोर्टियम है वो ये तय करेगा कि कहां पर लागत कम, काम आसान और एक बेहतर फ्यूचर हो सके। वहीं इंडियन आर्मी ने कम से कम 450 नागास्त्र 1R लॉइटिंग म्यूनिशन का ऑर्डर दिया है और ये ऑर्डर सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड को मिला है। नागास्त्र 1R दोस्तों एक लॉइटिंग म्यूनिशन है, इसे आप उड़ने वाला बम या फिर आत्मघाती ड्रोन कह सकते हैं, जो कि दुश्मन के इलाके में जाकर अपने टारगेट पर हमला करता है। और ये दोस्तों एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है भारतीय सेना के लिए। इसके लॉन्चर सिस्टम को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि ये सस्ता पड़ता है। इसमें 360 डिग्री का कैमरा लगा हुआ है, जिसे कि हम थर्मल कैमरा कह सकते हैं, जिसके जरिए ये रात में भी ऑपरेशन कर सकता है। इसका वीडियो और डेटा ट्रांसफर दोस्तों एक खास टेक्नोलॉजी से इंक्रिप्टेड होता है, जिससे कि दुश्मन इन्हें पकड़ भी नहीं सकता। और इसका निशाना दोस्तों काफी सटीक भी होगा और इसका सिर्फ 2 मीटर का CEP है। इस सिस्टम में 80% से ज्यादा भारतीय तकनीक लगी है। नागास्त्र 1R दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए एक सस्ता, सटीक और तकनीकी रूप से एडवांस हथियार सिस्टम होने वाला है। यह दुश्मन के इलाके में जाकर चुपचाप तरीके से निगरानी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर खुद को विस्फोट कर अपने टारगेट को खत्म करने में सक्षम है। वहीं दोस्तों चाइना ने एक बड़ा खुलासा किया है। अभी तक आप सबको मालूम था कि चाइना पाकिस्तान को J-35 फाइटर जेट दे रहा है और ये उसका पहला ग्राहक है जो कि इस 5th जनरेशन के फाइटर जेट को ले रहा है। यहाँ पर दोस्तों चाइना ने इतना कह दिया कि उनकी पहली डील खास करके J-35 को लेकर वो पाकिस्तान के साथ नहीं की गई है। उन्होंने इस देश का नाम भी नहीं लिया। मतलब साफ है कि कोई तीसरा देश J-35 खरीद रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद हो सकता है कि मध्य एशिया या अफ्रीका का कोई देश हो सकता है। हालांकि यहाँ पर चाइना ने यह स्टेटमेंट जरूर दिया कि भविष्य में पाकिस्तान भी इसका खरीदार हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान की एयरफोर्स पहले से JF-17 फाइटर जेट्स के लिए चाइना पर निर्भर है। और J-35 के एक्सपोर्ट होने से चाइना को बड़ा फायदा तो मिलेगा ही, क्योंकि इससे चाइना की डिफेंस डिप्लोमेसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और भविष्य में अगर पाकिस्तान को ये फाइटर जेट्स मिलते हैं तो इंडियन एयरफोर्स के लिए नया खतरा भी बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही वजह है कि भारत को अब 5th जनरेशन के प्रोजेक्ट AMCA और इवन कैट्स वॉरियर को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। तो बहुत चीजें दोस्तों जिन्हें समय रहते हमें करना होगा। बस दोस्तों वहीं ईरान की मीडिया की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने सीरिया में अमेरिकी जो मिलिट्री बेसिस हैं उन पर हमला किया है। और इवन दोस्तों इस न्यूज को CGNTN और RT जैसे जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं उन्होंने भी रिपोर्ट किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने एक बार फिर से बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ईरान का ये जो कदम है वो डेफिनेटली अमेरिका को और भड़का सकता है और अमेरिका एक और बड़ा जवाब दे सकता है। और यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब पहले से ही मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है। इवन दोस्तों अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक इस वक्त मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, इराक, सीरिया, कतर, बहरीन, UAE जैसे देशों में। इसीलिए दोस्तों ईरान के इस हमले से एक बड़ा एक्सीलेशन की संभावना बढ़ चुकी है। अमेरिका खुद इस हमले को चुनौती की तरह देख सकता है। मतलब साफ है कि ईरान और अमेरिका के बीच अगर टेंशन और ज्यादा बढ़ती है तो मिडिल ईस्ट में पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो जंग के हालात में चेंज हो जाएगा और इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है।
तो फिलहाल ये थे देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।